सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 25 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया? तो आंसर होगा चंडीगढ़ में। और अगर डेली आप हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो ये प्रश्न मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं जब इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन अभी हमारे जो गृह मंत्री जी हैं अमित शाह, उन्होंने इसका उद्घाटन कर दिया। कहां पे कर दिया? तो याद रखना, चंडीगढ़ में। यह देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र है। और चंडीगढ़ में भी कहां? तो सेक्टर 18 स्थित वायुसेना हेरिटेज सेंटर कैंपस में। आपको बता दूं, इस सेंटर को, इस केंद्र को सेनकॉप्स के नाम से जाना जाता है। तो अब इस साइबर केंद्र से देश के सभी राज्यों को जोड़ा जाएगा। अच्छा, यहां पे साइबर से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, इसमें से देखना आपको कितने याद हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए किस राज्य ने अभी बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए कुंजप नाम से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था, तो केरल ने। और कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा? मध्य प्रदेश बनाएगा। अच्छा बताओ, नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन करने वाला भी पहला एशियन कंट्री कौन सा बना था? साउथ कोरिया। और अभी रक्षा मंत्रालय ने अपने कंप्यूटरों में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगाने की बात कही है, उसका नाम क्या है? माया। ये प्रश्न भी किसी एग्जाम में पूछा भी गया था, ध्यान रखना। और अभी इसी साल नाटो, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है, इसने दुनिया के सबसे बड़े साइबर रक्षा अभ्यास जिसका नाम है लॉक्ड शील्ड 2023, इसका आयोजन कहां पे किया? एस्टोनिया की कैपिटल तालिन में। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में भी शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो आंसर होगा वीटा दानी। तो वीटा दानी का नाम याद रखना है क्योंकि वे अभी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के गवर्निंग बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। तो इसी कारण से यह प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। आपको बता दूं, वैसे वीटा दानी ये चेन्नई फुटबॉल क्लब की सह मालिक भी है जो इंडियन सुपर लीग में खेलता है। बाकी अगर ऑप्शन में आप देखना चाहो तो गीतिका कौल सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी, कैप्टन गीतिका कौल। हितेश कुमार एस मकवाना भारत के महासर्वेक्षक बने थे। हीरालाल सामरिया मुख्य आयुक्त बने थे। ये प्रश्न भी अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था क्योंकि लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है। अच्छा, टेबल टेनिस की बात है तो आप जानना नहीं चाहोगे, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। और आपको याद हो तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? मेघना अहलावत बनी थी। और पिछले साल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 वाला वो मिला था अचंता शरद कमल को। उनका संबंध टेबल टेनिस से ही है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, एक होमवर्क प्रश्न है आपके लिए कि 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किन्हें मिला है और उनका संबंध किस खेल से है, ये भी बताओ। वैसे आपको बता दूं, इस साल के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि 2022 का बीबीसी इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का विजेता कौन रहा? तो भाविना बेन पटेल। ये पैरा टेबल टेनिस प्लेयर हैं। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में हिंद महासागर संगोष्ठी में नौसेना प्रमुखों के सम्मेलन का 8वां संस्करण कहां पर आयोजित हुआ? तो आंसर होगा थाईलैंड में। तो इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम यानी कि हिंद महासागर संगोष्ठी में नौसेना प्रमुखों के सम्मेलन का भी 8वां संस्करण का आयोजन ये थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया, अभी 19 से लेकर 22 दिसंबर 2023 तक। और इस शिखर सम्मेलन में, इस समिट में 27 सदस्य देश और पर्यवेक्षक देशों के जो भी नौसेना प्रमुख थे उन्होंने हिस्सा लिया। भारत की तरफ से भी हमारे नौसेना प्रमुख जो हैं आर हरि कुमार, उन्होंने हिस्सा लिया। और जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, इस साल थाईलैंड ने इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम के इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। और एक पॉइंट और याद रखना, यहाँ पर भारत के द्वारा तैयार किए गए ध्वज को IONS ध्वज के रूप में चुना गया। IONS मतलब इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, हिंदी में बोलोगे तो हिंद महासागर संगोष्ठी। और ये पॉइंट भी नोट करना, 2025 में इसकी जो नवी बैठक होगी वो भारत में होगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि हिंद महासागर संगोष्ठी को 2008 में भारतीय नौसेना ने ही शुरू किया था। और यह हिंद महासागर क्षेत्र के देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने का एक मंच है। और इसका पहला संस्करण 2008 में नई दिल्ली में हुआ था, भारत में। तो इसमें टोटल अगर मेंबर कंट्रीज की बात करोगे तो आपने कहा 25 सदस्य देश हो गए और 9 पर्यवेक्षक देश हो गए, ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। अभी एक नवीनतम पर्यवेक्षक देश इसमें जुड़ा है जिसका नाम है साउथ कोरिया। तो IONS, इसका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना और आपसी संबंधों को मजबूत करना।
अब सम्मेलन की यहाँ पे बात हुई है तो यहाँ पे मैं आपको 2023 में मोस्ट इंपॉर्टेंट समिट्स जो हुए हैं उनका रिवीजन कराने वाला हूँ। वैसे ये शीट में कई बार रिपीट करा चुका हूँ, तो अगर आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलना। तो देखो, आपको बताया ब्रिक्स समिट 2023 में इसका आयोजन हुआ था साउथ अफ्रीका में। और अगर सीक्वेंस आप देखोगे तो अगले साल 2024 में इसको होस्ट कौन करना चाहिए? ब्राजील को करना चाहिए, लेकिन ब्राजील ने इसको होस्ट करने से मना कर दिया। तो अगले साल इसको होस्ट करेगा रशिया। यही अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ पे। अब मन में प्रश्न आएगा कि ब्राजील होस्ट क्यों नहीं कर रहा है इसको? तो मैंने आपको बताया था कि ब्राजील अगले साल G20 को भी होस्ट कर रहा है। अब वो एक साथ दो को होस्ट नहीं कर सकता है, इसलिए उसने कहा कि मैं ब्रिक्स को होस्ट नहीं करूंगा। यही कारण है। बाकी आप जानते हो इस बार शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को होस्ट किया भारत ने। 18वां G20 समिट इंडिया ने होस्ट किया इसको, और इसके शेरपा थे अमिताभ कांत। थीम क्या थी? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी कि वसुदेव कुटुंबकम। बता दिया मैंने 2024 में G20 को होस्ट करेगा ब्राजील। और अभी 2023 में 49 नंबर का G7 समिट हुआ था जापान में, और इसी वक्त क्वाड समिट का आयोजन भी हुआ था जापान में। और क्वाड समिट अगले साल भारत इसको होस्ट करेगा। वैसे तो जनवरी में होस्ट करने वाला था, लेकिन पोस्टपोन्ड हो गया, स्थगित कर दिया गया। डेट आगे बढ़ाएंगे, लेकिन होगा तो भारत में, ये आपको याद रखना है। और 2023 में 43rd नंबर का आसियान समिट हुआ इंडोनेशिया के जकार्ता में। 2023 में बिम्स्टेक समिट हुआ थाईलैंड में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 वाले ये बर्मिंघम यूके में हुए थे, लेकिन अगले वाले 2026 वाले पहले ऑस्ट्रेलिया में होने वाले थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया कि भैया पैसा नहीं है हमारे पास, हम होस्ट नहीं करेंगे। तो ये भी याद रखना। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 आप जानते ही हो, कतर में हुए थे। अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हरा के। और 2026 वाले 3 देशों में होंगे, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। समर ओलंपिक 2020 वाले टोक्यो में हुए थे। अब 2024 वाले होंगे पेरिस में, पेरिस फ्रांस। और फिर 2028 वाले इंपॉर्टेंट है, लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें क्रिकेट खेल दूसरी बार शामिल होगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और एक और पॉइंट याद रख लो, एक होता है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर है मॉरिशस में। वर्तमान में इसका अध्यक्ष श्रीलंका है 2023 से लेके 2025 तक, और भारत इसका उपाध्यक्ष है। लेकिन 2025 से लेके 2027 तक भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। तो यहाँ पे लगभग मैंने आपको 10-11 प्रश्न बताए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन बेकार नहीं है। और ये शीट में कई बार रिपीट करा चुका हूं। अगर डेली आप हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो ये आपको याद हो गई होगी। और भले ही आपको कितनी याद हो गई हो, लेकिन जब भी शीट रिपीट हुए तो साथ साथ बोला करो, ताकि आपको ये लंबे समय तक याद भी रहे, कम से कम एग्जाम तक तो। और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अगर सेशन अच्छा लगता है, मेरी मेहनत अच्छी लगती है, कंटेंट पसंद आता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करा करें। देख लो, अगर आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। लास्ट में आप लोग भूल जाओगे, मुझे पता है। और अपने दोस्तों के साथ में या जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है वहां पे प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करना। आज के हमारे इस वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं हम 6000 लाइक्स का। तो आपका लाइक हमारे लिए कीमती है, इसे व्यर्थ न जाने दें। बाकी अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस के लिए इनका टेस्ट मैं तैयार करता हूँ, क्विज तैयार करता हूँ आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में। वहीं पे PDF भी आपको मिलेगी। अब ये क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन कहाँ से मिलेगी? प्ले स्टोर से मिल जाएगी। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी बढ़ते हैं। चलिए फिर बताइए, अभी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? 24 दिसंबर को। तो हर साल 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट डे के रूप में मनाया जाता है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस या भारतीय ग्राहक दिवस भी कहा जाता है। मनाने का उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों और उपभोक्ता की शक्ति के बारे में जागरूकता फैलाना। ये तो नेशनल कंज्यूमर राइट डे हो गया। एक वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे भी होता है जो हम 15 मार्च को मनाते हैं हर साल। और अब आप देख रहे होंगे, जब भी डे वाला प्रश्न आ रहा है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज स्टार्टिंग से 1 तारीख से मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। तो चलो आज भी रिवाइज करेंगे। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे होता है। BSF का स्थापना दिवस भी होता है और नागालैंड ने भी स्थापना दिवस मनाया। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस हो गया, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतरराष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस हो गया। 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस हो गया। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉइल डे और अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस भी होता है इस दिन। 7 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस हो गया। सशस्त्र सेना झंडा दिवस भी होता है। 9 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस हो गया। 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस हो गया। 11 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस और इस दिन यूनिसेफ डे भी होता है। 12 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस हो गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हो गया। 18 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस होता है और विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस होता है। और 20 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस था। 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस था। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस था और 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस हमने मनाया। तो ये दिसंबर के इंपॉर्टेंट डेज, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ,
हाल ही में किस राज्य ने मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज नाम से एक पहल शुरू की है? तो आंसर होगा बिहार। तो बिहार पुलिस ये 1 जनवरी 2024 से मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 नाम से एक पहल शुरू कर रही है और इस पहल के तहत बिहार पुलिस की लापरवाही खत्म होगी, क्योंकि अब उन्हें रिपोर्ट जमा होने के मैक्सिमम 75 दिनों में जांच पूरी करनी होगी और अपराध अनुसंधान विभाग को इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखो, बात बिहार की है तो ये रहा मैप में बिहार। कैपिटल इसकी होती है पटना। मुख्यमंत्री हो गए नीतीश कुमार। गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। वैसे आप जानते हो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? जिस दिन वर्ल्ड वाटर डे होता है, यानी कि 22 मार्च को। यहाँ पे वाल्मीकि नेशनल पार्क मिलेगा आपको, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगा, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे मिल जाएगा आपको। कुछ और पॉइंट्स या करंट अफेयर्स में बिहार कब कब रहा वो मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तो अभी याद रखना, बिहार के जेलों में जो कैदी हैं उन्होंने जो उत्पाद बनाए हैं, प्रोडक्ट बनाए हैं उन्हें किस ब्रांड नेम से बेचा जाएगा? मुक्ति ब्रांड से। और डॉल्फिन के संरक्षण के लिए किस राज्य में गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है? बिहार के भागलपुर जिले में। भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर मिलेगा आपको पटना में। अभी यहाँ पे मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू हुई थी। और किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की? पटना नगर निगम ने। दुनिया का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है? बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में। 2025 तक बन जाएगा। और सीबीडीसी का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम बना पटना नगर निगम। सीबीडीसी मतलब हो गया ई रुपया। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और बिहार सरकार ने मौसम की जानकारी देने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था, मौसम बिहार नाम से। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन कहाँ पे शुरू हुआ? बिहार में। बिहार में थावे महोत्सव मनाया गया। अभी बिहार के मरचा चावल को इसी साल जीआई टैग मिला था। शाही लीची को भी जीआई टैग मिला था, वो भी बिहार का है। और द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर इसको लिखा था अभय के ने। और देश का सबसे बड़ा रबड़ डैम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गया, बिहार में। वैसे बिहार में 2 स्थल हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, वो भी याद रखना। एक तो नालंदा यूनिवर्सिटी और बोध गया का महाबोधि मंदिर। उसके अलावा भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिलेगा बिहार में, जिसको कहते हैं विक्रमशिला कांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये भी याद रखना कि मधेपुरा रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? बिहार में है। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो काफ़ी पुरानी बात है ये, लेकिन ये न्यूज़ में आया था। क्योंकि यहाँ पे भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन बना था। किसके सहयोग से? फ्रांस की अल्टसोम कंपनी के सहयोग से। तो ये तो काफ़ी पुरानी न्यूज़ हो गई, लेकिन न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी जब ये न्यूज़ बनी थी। तो स्टैटिक तो बन ही सकता है कि मधेपुरा रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? बिहार में है। और उसी तरह से जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको मिलेगा पटना, बिहार में। उसके अलावा 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर वाला भारत का पहला राज्य भी बिहार है। और वो 2 शहर कौन से हैं? राजगीर और बोध गया। उसके अलावा बिहार के भागलपुर में खुलेगा राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र, ये भी ध्यान रखना। मधुबनी पेंटिंग ये किस राज्य की? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो बिहार की। और किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को। और इसी समस्या को दूर करने के लिए कोसी मोची जोड़ परियोजना को मंजूरी मिल गई है। तो बिहार से संबंधित ये सारे करंट अफेयर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो एक साथ में आपके लिए लेकर के आ गया। मतलब पढ़ तो हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास रहे हैं, लेकिन एक तरह से हमने बिहार का सूपड़ा साफ कर दिया। तो इसी बात पे बढ़ते हैं फिर आगे। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपका कंटेंट तैयार करने में बिल्कुल बेईमानी नहीं करता। मैं पूरा समय देता हूं, पूरा दिन भर लगा देता हूं, मेरी पूरी जान लगा देता हूं, पूरा समय लगा देता हूं। और उसके बदले केवल मैं आपसे आपके 2 मिनट मांगता हूं। मेरा पूरा दिन बराबर आपके 2 मिनट। तो वो 2 मिनट लगा करके प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। और बस वीडियो को लाइक कर देना, इतना सा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। यही मेरा मोटिवेशन है, मेरे काम करने का या आपके लिए जो भी मेहनत करता हूँ, कंटेंट तैयार करता हूँ, उसका मोटिवेशन यही है। जैसे मोटरसाइकिल को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, मेरे मोटिवेशन के लिए ये काम करेगा आपका सपोर्ट। चलो अभी अगला प्रश्न देखिए। फिर बताइए, अभी हाल ही में कृषक उपहार योजना के तहत किस राज्य में किसानों को ट्रैक्टर उपहार में दिए गए? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर राज्य के 51 किसानों को ट्रैक्टर उपहार में दिए। इन ट्रैक्टरों को कृषक उपहार योजना के तहत प्रदान किया गया, जिसका उद्देश्य है राज्य में किसानों की सहायता करना। और इन किसानों को लक्की ड्रॉ के जरिए चुना गया। और आप जानते ही हो, हमारे 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, और उनकी जयंती को यानी कि 23 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस हमने मनाया। अच्छा, ट्रैक्टर से याद आएगा, स्वराज ट्रैक्टर के अभी ब्रांड एम्बेसडर बने थे कौन? महेंद्र सिंह धोनी। और देखो, योजनाओं की यहाँ पे बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट योजना है जो 2023 में हमने पढ़ी है, वो मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ।
तो एक याद है सवेरा योजना, प्रयागराज पुलिस ने इसको शुरू किया था। मध्य प्रदेश ने लाडली बहना योजना शुरू की थी, जिसमें जो सहायता राशि है उसको 1000 रुपये से बढ़ा के 1250 रुपये कर दिया गया था। और इसी तरह से मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना भी शुरू हुई थी। एक लाडली लक्ष्मी योजना भी यहाँ पे चलती है। अभी उत्तर प्रदेश की एक योजना है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इसमें लाभार्थियों को जो राशि दी जाती थी ना 15,000 रुपये, उसे बढ़ा के 25,000 रुपये कर दिया। अभी प्रणाम योजना, ये है भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए। और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण मित्र योजना शुरू हुई थी गोवा में। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना उत्तराखंड की है। आसरा पेंशन योजना तेलंगाना में शुरू हुई। तो शुभ यात्रा योजना केरल में शुरू हुई। और एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना ये भी शुरू हुई थी केरल में। तो यहाँ पे 10 योजनाएं मैंने आपको रिवाइज कराई, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस हवाई अड्डे के T2 टर्मिनल को यूनेस्को के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के रूप में मान्यता मिली? तो आंसर होगा केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो केम्पेगौड़ा, इन्हें बेंगलुरु का संस्थापक माना जाता है, तभी तो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया है, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अभी इसी एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट में से एक माना गया है। इसे अभी यूनेस्को के प्रिक्स वर्साय द्वारा इंटीरियर 2023 के लिए वर्ल्ड स्पेशल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और याद रखना कि इस प्रकार का सम्मान पाने वाला ये एकमात्र भारतीय एयरपोर्ट है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि अभी मोदी जी ने केम्पेगौड़ा जी की स्टैचू यहाँ पे लगाई थी, उसकी हाइट आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, उसका नाम आपसे पूछ सकता है। तो उस स्टैचू की हाइट है 108 फुट और नाम स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है। इसको बनाया राम वी सुतार ने, तो ये भी याद रखना। और अभी याद होगा वैश्विक वन टाइम प्रदर्शन रैंकिंग में पहले स्थान पे ये केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही था। आप जानते हो डिजी यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला उत्तर पूर्व का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना? गोपीनाथ बारदोलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये असम में है। और देश का पहला एलिवेटेड टैक्सी वे ये कहाँ पे बनकर तैयार हुआ? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। और देश का पहला 4 रनवे वाला हवाई अड्डा भी यही है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और आप जानते हो गोवा में जो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम वहां के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के नाम पे रख दिया गया था। और इसी एयरपोर्ट ने भी बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का पुरस्कार जीता था। सोलर एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन बनी थी स्विस इंटरनेशनल। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल के भगत सिंह जी के नाम पे कर दिया गया। अभी अरुणाचल प्रदेश के तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रख दिया गया। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी झारखंड में देवघर हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया था। वैसे हमारे एविएशन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। और याद रखना स्टील मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में राष्ट्रपति जी ने किस कंपनी को 2023 का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया? तो क्रॉम्पटन कंपनी। क्रॉम्पटन के इलेक्ट्रिकल आइटम आते हैं, फैन वगैरह, कूलर वगैरह, हो सकता है आपके घर में भी इसका कोई आइटम रखा हो। और अभी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने क्रॉम्पटन कंपनी को वर्ष का सर्वाधिक ऊर्जा कुशल उपकरण श्रेणी में 2023 का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया। और इसे ये पुरस्कार, इसका एक प्रोडक्ट आता है स्टोरेज वाटर हीटर, उसके लिए दिया गया है, जो कि सबसे ऊर्जा कुशल उपकरण श्रेणी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्रॉम्पटन, इस कंपनी की स्थापना होती है 1937 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, हाल ही में विश्व भारती के शोधकर्ताओं ने खोजे गए बैक्टीरिया का नाम किनके नाम पे रखा है? तो आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो अभी पश्चिम बंगाल में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने, एक समूह ने, पौधे की वृद्धि में सहायक एक बैक्टीरिया का पता लगाया है और इसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे रखा है। क्या नाम रखा? पेंटोयया टैगोरी। और ये पहली बार है जब किसी जीवित जीव का नाम प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम पे रखा गया। और आप जानते हो ये जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है ये अभी न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी इसको दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। ये पश्चिम बंगाल में है। एक्चुअली में ये टैग अमूर्त धरोहरों को दिया जाता है और पहली बार किसी मूर्त धरोहर को ये टैग मिला है। अमूर्त धरोहर यानी कि इंटेंजिबल साइट्स, जिन्हें आप छू नहीं सकते हो। जैसे कि अभी यूनेस्को ने भारत की 15वें नंबर की अमूर्त धरोहर किसे बनाया? गुजरात के गरबा डांस को। तो वो तो हो गई अमूर्त धरोहर। और मूर्त धरोहर हो गई जिसे आप छू सकते हो। जैसे कि लेटेस्ट हमारे 42 नंबर की मूर्त धरोहर कौन सी बनी है? होयसला मंदिर, जो कि है कर्नाटक में। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी से कुछ पॉइंट्स मैं आपको जरूर रिवाइज कराऊंगा। हो सकता है ये पॉइंट्स आपको पहले से याद हो या कुछ पॉइंट्स आपने पहली बार सुने हो। जरा देखो इन्हें।
रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म होता है 7 मई 1861 को कोलकाता में, और उन्होंने ही महात्मा गांधी जी को महात्मा जी की उपाधि दी थी, ये आपको पता होगा। और ये भी आपको पता होगा कि 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनको मिला था, और वे पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और क्या आपको ये पता है कि उनको ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड पुरस्कार दिया था, नाइटहुड की उपाधि दी थी, पर उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उसको लौटा दिया था। और यह भी याद होगा आपको शायद कि स्वामी विवेकानंद जी के बाद वे दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व धर्म संसद को 2 बार संबोधित किया था। और अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स का पॉइंट्स तो आपको याद होगा कि अभी रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार किसे मिला था? सुकृता पॉल कुमार को, उनके उपन्यास सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त हाई कमिश्नर कौन बने? तो आंसर होगा संतोष झा। तो अभी संतोष झा ये श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर बने हैं। इन्होंने गोपाल बागले का स्थान लिया है। और गोपाल बागले से याद रखना, ये भी ऑस्ट्रेलिया में हाई कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। अच्छा, कई बार आप सुनते होंगे उच्चायुक्त, कई बार हम बोलते हैं राजदूत यानी कि एम्बेसडर। उच्चायुक्त को इंग्लिश में बोलते हैं हाई कमिश्नर, राजदूत मतलब एम्बेसडर। इनमें अंतर क्या होता है? वैसे तो मैंने पहले भी आपको बताया, लेकिन फिर से शॉर्ट में बताता हूं, ध्यान से सुनो। तो वो देश जो कभी ब्रिटेन के अधीन रहे, मतलब जिन पे ब्रिटेन ने अपना शासन किया, या यूं कह दूं कि वो देश जो अभी कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, वहां पर हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहाँ पे आते हैं, तो वहां पे उनको उच्चायुक्त हाई कमिश्नर कहा जाता है। बाकी दूसरी जगह जो ब्रिटेन के अधीन नहीं रहे, वहां पे एम्बेसडर बोला जाता है। सीधा सा फंडा है। बाकी सारंग देव, इनसे भी याद रखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी टीबी सलाहकार समूह में शामिल किया था। और इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव बने थे ये। तो गाइस, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। अभी हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे और सेशन एंड करेंगे। और एक बार फिर से याद दिला रहा हूं, वीडियो एंड होने में आया। वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर करना। तो कल का रिवीजन करते हैं फटाफट। तो पहला प्रश्न पूछा था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6ठा संस्करण ये कहां पे होगा? तमिलनाडु में। राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया 23 दिसंबर को। किसने रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता? सुकृता पॉल कुमार ने। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य बना केरल। अ डेमोक्रेसी इन रिट्रीट रीविजिटिंग ड एंड्स ऑफ पावर नाम की बुक को लिखा अश्विनी कुमार ने। और कितनी भारतीय विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 मिला? 6 को। WHO ने कोरोना वायरस के किस नए रूप को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया? JN1। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बने कौन? वासुदेव देवनानी। और अभी संसद के द्वारा पारित राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 किस कानून को रिप्लेस करेगा? तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। और आखिरी प्रश्न पूछा, किस मंत्रालय ने पाट मित्रो एप्लीकेशन लॉन्च किया? मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल ने। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते। कल की वीडियो में आपसे पूछा था विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो साल में 2 बार मनाया जाता है इसे, अक्टूबर और मई के दूसरे शनिवार को। तो इस बार हमने 13 मई और 14 अक्टूबर को मनाया। तो यहाँ पे मई का उत्तर है, तो 13 मई आंसर होगा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।